नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन the most important continuous probability distribution distribution in statistics is normal distribution. अब इसको ना कॉन्टिन्यूस क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ. कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम अगर कोई अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी ग्राफ है, हम अगर ग्राफ बना रहे हैं, जैसे कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास है, x की वैल्यू मान लीजिए x की वैल्यू 0 1 2 3 ये अलग अलग वैल्यू लेते हैं. इसके लिए प्रोबेबिलिटी मान लो 1/2, इसके लिए प्रोबेबिलिटी या मान लीजिए कुछ भी, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 0.1, इसकी 0.2, इसकी 0.4 और इसकी 0.3. इसकी 0.3. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यूज पर x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, 2 पर और 3 पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी मिल रही है. इसका मतलब मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बना सकता हूँ. लेकिन वो जो ग्राफ है ना वो डिस्क्रीट ग्राफ बनेगा. डिस्क्रीट ग्राफ का मतलब क्या होता है देखिएगा. जैसे मैंने कहा कि हमने यहाँ पर तो ले लिया x एक्सिस पर x ले लिया, x क्या है रैंडम वेरिएबल, और y एक्सिस पर मैंने ले लिया px क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. x की वैल्यू है 0 1 2 और 3. ठीक है, तो 0 पर वैल्यू मिल रही है 0.1, यहाँ पर मार्क कर लो 0.1. ठीक है, 1 पर वैल्यू मिल रही है 0 पर वैल्यू मिल रही है 0.1, 1 पर वैल्यू मिल रही है 0.2 1 पर. ठीक है, और 2 पर वैल्यू मिल रही है 0.4 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 0.4. 3 पर वैल्यू मिल रही है 0.3. ये तो हमने इन डॉट्स को अगर हमने देखा कि यहाँ पर एग्जैक्टली इस पर वैल्यू ये वैल्यूज मिल रही हैं. तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है ना, ऐसी ऐसी जो स्पाइक्स बनती हैं सीधी सीधी, इसको हम बोल देते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के. डिस्क्रीट ग्राफ है ये, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू है, 1 पर वैल्यू है, लेकिन 0 और 1 के बीच में क्या वैल्यू है वो हमें नहीं पता. ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जो कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रैंडम वेरिएबल सिर्फ 0 नहीं होगा, 0.1 0.2 0.3 ऐसा भी हो सकता है. मेरी बात समझ रहे हैं भाई, ऑनलाइन वाले बताएं कि हाँ रैंडम वेरिएबल यहाँ पर आपका सिर्फ 0 1 2 3 मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यूज ही नहीं होगा. इसका रैंडम वेरिएबल और मतलब इसकी जो वैल्यूज हैं, इसकी वैल्यूज जो है वो पॉइंट्स वाली भी हो सकती हैं. तो हम इसमें कहेंगे कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनता है, मैं अभी बताऊंगा आपको, नोट करिएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड Gaussian. It is also called Gaussian distribution. ये गॉस एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर है. साइंटिस्ट कहो या मैथमेटिशियन कहो. It is also called Gaussian distribution. For normal distribution curve, बल्कि लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखें. अच्छा, इसमें थोड़ी सी थ्योरी में लिखवाना जरूरी इस वजह से समझ रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए. ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, इसमें हम ये कहेंगे अ स्टैंडर्ड normal distribution curve
A standard normal distribution curve is a bell-shaped curve. Is a bell-shaped curve. ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ as shown. Is a bell-shaped curve as shown for next given for a normal distribution curve. For a normal distribution curve, mean is equal to mode is equal to median. Mean is equal to mode is equal to median. अब देखिएगा ये कर्व कैसा होता है. ये कर्व ना ऐसा होता है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस पर हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं. रैंडम वेरिएबल जो एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर आप समझ लो, यहाँ पर मैं रैंडम वेरिएबल एक्स नहीं लूँगा. यहाँ पर उस रैंडम वेरिएबल को ना जेड बोलते हैं. मैं अभी नोट कर लूँगा एक एक चीज. तो ये तो हमारा हो गया एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर हम लेंगे क्या वेरिएबल, वो मैं आपको बताऊँगा. और ग्राफ बनेगा ऐसा, जैसे कि बेल होती है. बेल मतलब कौन सी बेल, जैसे जो टेम्पल में जो बेल होती है वो वाली बेल. तो बेल शेप कर्व होता है. अब इसमें जो इसकी इस कर्व की, इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो जिस पॉइंट पर आ रही है, वो वहाँ पर हमको मीन, उस पॉइंट पर मीन, मोड और मीडियन, इन तीनों को, इनको पता है क्या बोलते हैं? मीन, मोड और मीडियन को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है. तो मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों की तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज इक्वल होती हैं यहाँ पर, जहाँ पर ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू आती है उस पॉइंट पर. तो स्टैंडर्ड ग्राफ है. कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, कैसा भी होगा, आप ये समझ लीजिए कोई भी ग्राफ होगा तो उसमें जो शेप है वो ऐसी बनेगी. एक मिनट वेट करिएगा. अच्छा, इसके बाद नोट कीजिएगा, इसके बाद देखिएगा. तो इसमें ना एक नया फंक्शन हमको नोट करना होगा, डेंसिटी फंक्शन. तो नोट करिए, द डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये डेंसिटी फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताऊँ. पहले नोट करिए. द डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड normal density function and is given by normal
density function and is normal density function and is given by fx is equal to fx is equal to 1 upon sigma under root 2 pi 1 upon sigma under root 2 pi e की power minus 1 upon 2 e की power minus 1 upon 2 x minus mu upon sigma का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉमा करके x इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन प्लस इंफिनिटी। ठीक, अभी ये बिल्कुल अजीब सा टर्म लग रहा होगा, अभी फिलहाल इसको नोट करिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जब हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 सिर्फ नहीं रहेगा, बीच की पॉइंट्स वाली वैल्यू भी आएंगी। कॉन्टिन्यूस वैल्यूज कहते हैं उनको, जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज आएंगी वो भी आएंगी, उनको कॉन्टिन्यूस वैल्यूज बोलती हैं। तो आप ये देखिएगा कि उसमें जब ग्राफ बनेगा तो वो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ का, ये ग्राफ जितना बड़ा बनेगा हम कहेंगे इसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा है। ये ग्राफ जितना छोटा बनेगा हम कहेंगे इसकी डेंसिटी उतनी कम है। अब क्या होता है कि जो ग्राफ है, ग्राफ बड़ा बन सकता है या छोटा बन सकता है, लेकिन उसकी जो बेसिक शेप है, जो बेल शेप्ड है, उसकी नेचर जो है वो बेल शेप चेंज नहीं हो सकती, बेल शेप का ही बनेगा ग्राफ। पहली चीज़ तो ये होगी। तो जितना बड़ा ग्राफ बना उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा, जितना छोटा बना उसकी डेंसिटी उतनी ही कम। तो आप ये देखिएगा, ये जो डेंसिटी फंक्शन है ये सिर्फ ये बताता है कि उस ग्राफ की डेंसिटी कितनी है, मतलब कितना घना है वो। घने का मतलब क्या है, बेसिकली उसका एरिया। डेंसिटी जो है यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कितना बड़ा ग्राफ है तो वो उतनी उसकी ज़्यादा डेंसिटी है। तो यहाँ पर ना हम एरिया निकालेंगे। अब होता क्या है कि इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, आपका तो बड़ा बेसिक था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर किसी भी ग्राफ को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, किसी भी फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि उस फंक्शन की हेल्प से अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ ना, तो उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकल रहा है उसमें। समझ गए? अगर मान लीजिए मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर पाऊँ किसी भी तरह से, इस फंक्शन को ही डिफाइन करा है मैंने कि ये जो ग्राफ है, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक, इसी तरीके से अगर ये ऐसे बेल शेप्ड कर्व है तो इसकी जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, ये। और फिर मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। तो आप ये देखिएगा, बेसिक फंक्शन तो ये है, लेकिन मुझे इतना लंबा फंक्शन याद नहीं रखना। मैं अभी समझाता हूँ एक चीज़, नोट कीजिए इसमें। वेयर mu is mean of the distribution sigma is the standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन, तो म्यू हो गया और सिग्मा हो गया, इनकी वही स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसके बाद हम ये कहेंगे द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बाउंडेड बाई the area under the normal curve bounded by the two ordinates x is equal to a and x is equal to b, x is equal to a and x is equal to b is equal to the probability of random variable is equal to the probability
is equal to the probability of the random variable capital X between x is equal to a and x is equal to b, comma, that is p ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल X is greater than small a and less than small b. तो हमने एक बेल शेप कर्व बनाया यहाँ पर. अब इस वाले कर्व में हमने क्या करा कि इसको मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू ए. x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है कि x में a तक गया और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इस वाली लाइन को मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू b. तो अगर इसके बीच का एरिया हमने निकाल लिया, तो ये क्या है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नीचे का अगर मैंने एरिया निकाल लिया तो उसी को उसकी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, तो हमने एरिया किस किस के बीच का निकाला है, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के बीच का एरिया निकाला है. तो इसलिए प्रोबेबिलिटी भी x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ये वो वाली प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी. उसके बाद आप लिखें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. ठीक, अच्छा, अभी इसमें ये वाला जो है, ये वाला एक्सप्रेशन ढंग से समझना बाकी है, अभी समझाता हूँ. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो एक बेल शेप्ड कर्व बनेगा, और बेल शेप्ड कर्व के नीचे का जो एरिया आएगा वही आपको प्रोबेबिलिटी दे देगा, पहली चीज. दूसरा, ये डेंसिटी फंक्शन है. इस फंक्शन से ये पता चलता है कि कौन सा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, कौन सा कर्व ज़्यादा बड़ा है और कौन सा कर्व ज़्यादा छोटा है. इससे इस चीज़ का पता चलता है. उसके बाद अब मैं उस कर्व पर आता हूँ जिसकी मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में सही मायनों में जिस कर्व की हमको ज़रूरत पड़ेगी. तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, याद मेरे को ये वाला भी करना है, और अगला जो मैं बता रहा हूँ वो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि इसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है. तो नोट करिएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखिएगा a random variable that has a normal distribution. पहला पॉइंट लिखें, a random variable that has a normal distribution with mean mu is equal to 0. with mean भी ना लिखें, mu लिखो बस सीधा. with mu is equal to 0 and standard deviation sigma is equal to 1 is said to have standard normal probability distribution. Is said to have standard normal probability distribution. स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखिए क्या होता है कि एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसमें म्यू की यानी कि मीन की वैल्यू 0 हो जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के इक्वल आ जाए, ऐसे को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसमें हमारी ये वाला जो डेंसिटी फंक्शन है, ये डेंसिटी फंक्शन क्या बन जाएगा. अच्छा देखिए, द रैंडम वेरिएबल इन केस ऑफ अगला पॉइंट करके लिखेंगे द रैंडम वेरिएबल
the random variable in case of standard normal distribution, the random variable in case of the standard normal distribution, the standard normal distribution in case of standard normal distribution is represented by Z. Is represented by Z, capital Z, is represented by capital Z, and the density function is given by, and the density function is given by fz. तो आप ये देखिएगा कि रैंडम वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट ना करके z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड डेंसिटी फंक्शन है, स्टैंडर्ड डेंसिटी फंक्शन क्या बन जाता है, fz इज इक्वल टू, आप ये देखिए यहाँ पर सिग्मा है तो सिग्मा की जगह 1 और इधर म्यू है, म्यू की जगह आप डाल देंगे 0, तो ये हो जाएगा 1/√2 पाई 1/√2 पाई इंटू e की पावर -1/2 x माइनस 0 अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। और ये जो x माइनस 0 अपॉन सिग्मा है इसी को z बोल देते हैं, x अपॉन सिग्मा जो है इसको z बोल देते हैं। 1/2 पाई तो e की पावर, ये क्या हो गया पूरा का पूरा z, तो z का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया -z² अपॉन 2, 1/√2 पाई 1/√2 पाई e की पावर -z² अपॉन 2, ये हो गया वेयर z is greater than -infinity and less than +infinity। समझ गए कि x एक्सिस पर जो हम वेरिएबल लेंगे वो z लेंगे, और इधर कितना जा सकता है वो -infinity तक, और इधर कितना जा सकता है वो +infinity तक। यहाँ तक बता दीजिए भाई, दोनों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलता हूँ फिर उसके बाद आप नोट करें कि एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व area under standard normal curve, area under standard normal curve represents, area under standard normal curve represents probability, area under standard normal curve represents probability. Full stop. We need to calculate three types of probabilities. We need to calculate three types of probabilities. We need to calculate three types of
प्रोबेबिलिटीज़, तो हमें 3 तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ की ही ज़रूरत पड़ेगी, बस उसी से हम अरेंज करके निकाल देंगे जो भी वैल्यू दे रखी होगी। फर्स्ट है P कैपिटल Z लेस देन स्मॉल z। कैपिटल Z को ऐसे और स्मॉल z को ऐसे बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो कैपिटल Z इज लेस देन स्मॉल z। सेकंड है P कैपिटल Z इज ग्रेटर देन स्मॉल z1 एंड लेस देन स्मॉल z2। थर्ड है P कैपिटल Z is greater than small z2। कैपिटल Z is greater than small z2 ना कहकर small z ही बोल दीजिए बस। एक हो गया z से छोटा, एक हो गया z से बड़ा, और एक हो गया दो z की दो वैल्यूज के बीच वाला। अब हम ये कहेंगे पहले वाले की बात करते हैं, P Z is less than small z। P Z is less than small z, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, अब ये एक्स एक्सिस नहीं कहलाएगी, अब ये कहलाएगी जेड एक्सिस, क्योंकि हमने रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसको जेड मान लिया। कर्व तो वही बनेगा बेल शेप्ड। हम मान लीजिए कि इधर कोई वैल्यू है, ये इसका मैक्सिमम पोजीशन हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया स्मॉल जेड वाला। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए जब कैपिटल जेड की वैल्यू, यानी कि ये जो रैंडम वेरिएबल है, जब ये स्मॉल जेड से छोटा छोटा हो, तो आपको क्या करना है, आपको इससे पहले वाला एरिया निकाल देना है सारा। और एरिया निकालने के लिए जो भी फंक्शन होता है ना, वो फंक्शन को आपको इंटीग्रेट कर देना होता है बस। और वो फंक्शन मुझे क्या मिलेगा, ये डेंसिटी फंक्शन, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P Z is less than small z is equal to F Z, कैपिटल F Z। अब ये कैपिटल F Z क्या होगा, ये एरिया हो जाएगा। एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन और आपको ये जो डेंसिटी फंक्शन है, इस डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है बस। 1/√2 पाई e की पावर -z²/2 dz, e की पावर -z²/2 dz। और फिर उनको ये देखना है कि z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो हम ये कहेंगे भाई z की कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन स्मॉल z से छोटी होनी चाहिए। तो -∞ से स्मॉल z तक, -∞ से स्मॉल z तक, ये हो गई हमारी। अगर प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी आपको इंटीग्रेट करके निकालनी पड़ेगी। बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी इतना ही करिए, बाकी आगे कल करवाता हूँ इसका कंटिन्यू, ठीक है। बस इसको सिर्फ इतना समझने की देरी है, उसके बाद क्वेश्चंस में ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली, ठीक है।